हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, वो भी कोलैप्स के लिए। उसमें हमने पढ़ लिया कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा कंक्रीट का, मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा स्टील का। प्रैक्टिकल बेसिस में हमने ये भी पढ़ लिया उस अजम्पशन में कि जो कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम है वो आपका लीनियर ना होकर वो आपका पैराबोलिक भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और एनी शेप हो सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। हम पहले बात करते हैं एक आगे चलने से पहले इस पर जो डाटा कुछ पढ़ते जा रहे थे आईएस कोड के हिसाब से। सबसे पहले हमें लगेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर से बात कर रहा हूँ। न्यूट्रल एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस जहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, जहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, है ना। मतलब ना वहाँ कंप्रेशन रहे ना वहाँ टेंशन रहे, वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। ऐसा एक्सिस जहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी वो एक्सिस कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस, या स्ट्रेन की वैल्यू जीरो होगी वो कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस को हम लिख देते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस इज एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस इज एक्सिस at which strain is zero, at which strain is zero, है ना। This axis is called न्यूट्रल एक्सिस। ऐसे एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोल देंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ b है, ओवरऑल डेप्थ d है। क्योंकि मैं आरसीसी पढ़ रहा हूँ तो एक जोन कहीं ऐसा आएगा जहाँ पे आपका कंप्रेशन रहेगा, उसके बाद टेंशन चालू हो जाएगा। तो मान लेते हैं रेक्टेंगल की जो CG होती है वो होती है d/2 पे। तो फिलहाल इसका न्यूट्रल एक्सिस भी मैं मान के चल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। कहाँ पे, d/2 पे इसकी CG होगी, ठीक है। CG, इसकी CG कितने पे होगी, d/2 पर होगी। इसकी CG कितने पे होगी, d/2 पे। तो d/2 पे जो एक्सिस जा रहा है उस एक्सिस का नाम होगा सेंट्रॉइडल एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहलाएगा वो, सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाएगा, है ना। CG से जो पास होके जाएगा एक्सिस वो सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाएगा। उसके बाद मैंने बात करी अगर कि मान लीजिए उस पर मैंने रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी जिसका सेंटर ये है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अगर मेरा लोड लग रहा है यहाँ से एग्जाम्पल के लिए P, तो मैं एग्जाम्पल में पहले भी बता चुका था कि अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगाता हूँ इस पर तो मेरा ये टॉप वाइड वाला सरफेस पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, टेंशन। इसका मतलब जहाँ से फोर्स लगेगा न्यूट्रल एक्सिस तक कौन से एक्सिस तक, न्यूट्रल, सेंट्रॉइड नहीं कह रहा, न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है मुझे नहीं पता है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है मुझे नहीं पता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा। कहाँ होगा मुझे नहीं पता, कहाँ होगा मुझे नहीं पता। तो ये कोई एक्सिस है जिसका नाम मेरा कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस में मैं मान के चलता हूँ क्या, स्ट्रेन इज जीरो। तो जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो टॉप फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक के डिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूँ XU से। तो मेरा XU क्या हो जाएगा, XU हो जाएगा मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। मैंने ये भी पढ़ा कि टॉप फाइबर से लेके सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार तक की डिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी D। तो स्मॉल d मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल d हो जाएगा मेरा, स्मॉल d को मैं बोलता हूँ इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम टॉप ऑफ
एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। स्मॉल बी क्या होगा, विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ द बीम। कैपिटल डी को हम बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ द बीम या ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। अगर ये टेंसाइल जोन है अगर, तो ये कहलाएगा AST। AST क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी डिस्टेंस हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं बार के बॉटम से बॉटम मोस्ट लेयर तक की डिस्टेंस को मैं बोलता हूं क्लियर कवर। कौन सा कवर है, क्लियर कवर। तो ये न्यूट्रल एक्सिस के साथ साथ कुछ डेफिनेशन मुझे चाहिए थी जो आगे काम आएंगी, वो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ बना लिया है। और अगर मैं बात करूँ बार के सेंटर से बॉटम मोस्ट पार्ट तक की डिस्टेंस, तो इसको मैं बोलूँगा इफेक्टिव कवर। कौन सा कवर, ये मेरा कौन सा कवर कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा इफेक्टिव कवर, ठीक है। ये मेरा कहलाएगा इफेक्टिव कवर। तो ये मेरा इफेक्टिव कवर को मैं शो करता हूँ X से, और ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ बार, मतलब डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं अभी जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, फिर इसके साथ सीधे सीधे बढ़ते जाऊँगा। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। तो हमने जैसे ही अजम्पशन पढ़ा था, तो स्ट्रेन के बारे में कुछ कुछ हमने पढ़ा था। तो मैं बोलता हूँ स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करूं मैं इन लिमिट स्टेट मेथड, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि अगर मेरा एक कंक्रीट ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी विड्थ मेरी b है, ओवरऑल डेप्थ मेरी d है, ठीक है। तो मैंने बोला इस पे कहीं एक न्यूट्रल एक्सिस आपका लाई करेगा, और न्यूट्रल एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस जहाँ स्ट्रेस या स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस एक्सिस को मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कौन सा एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब स्ट्रेस इज 0। जनरली आपका न्यूट्रल एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई करता है, जनरली शब्द यूज़ कर रहा हूँ। जनरली आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई करता है। आपने बोला कि अगर मैं इस तरीके से कोई लोड लगा रहा हूँ P, तो न्यूट्रल एक्सिस की मैं समझने की बात करता हूँ अगर, तो मैंने बोला ये मैंने लोड लगाया इस पर, तो लोड लगाने पे जहाँ से लोड लग रहा है ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन हो रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो जोन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो जोन होगा वो जोन मेरा कहलाएगा कौन सा जोन, कंप्रेशन जोन। वो मेरा जोन कौन सा कहलाएगा, कंप्रेशन जोन। और न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे हो जाएगा वो मेरा जोन कौन सा कहला जाएगा, वो मेरा जोन कहला जाएगा टेंसाइल जोन। वो मेरा जोन कौन सा कहला जाएगा, टेंसाइल जोन। और टेंसाइल जोन पे फ़िलहाल मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ समझने के लिए। तो ये मैंने टेंसाइल जोन पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी, ठीक है, जिसका सेंटर यहाँ कहीं से लाई कर रहा है। सेंटर से लेके टॉप मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस मैंने बोल दिया था स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। सेंटर से लेके यहाँ तक के कवर को मैं बोल सकता हूँ
इफेक्टिव कवर, जिसको मैं बोल सकता हूं स्मॉल x इक्वल टू क्लियर कवर प्लस डाई ऑफ बार डिवाइडेड बाय 2, अगर डायमीटर को इससे शो कर रहा है। मैंने बोला कि टॉप फाइबर से, कहाँ से, ये एक्सिस लाइन बना दी, एक यहाँ बना दी। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला टॉप फाइबर से जो न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस है, टॉप एक्सट्रीम फाइबर से जो न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस है, उसको मैंने बोला एक्सयू है। वो मेरा क्या है, एक्सयू। एक्सयू मेरा क्या कहलाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो वो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ये स्मॉल डी था, ये एक्सयू हो गया। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने अजम्पशन में पढ़ा कि कंक्रीट का जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, उसकी मैं बात करता हूँ। तो स्ट्रेन पे उसने बोला था, पहले ही सेकंड अजम्पशन था कि जो कंक्रीट पे मैक्सिमम स्ट्रेन है, जो कंक्रीट पे मैक्सिमम स्ट्रेन है उसकी वैल्यू 0.0035 से बड़ी नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू 0.0035 से बड़ी नहीं हो सकती। ये किसके कारण आ गया मेरा, ये मैंने जो अजम्पशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, उस पर अजम्पशन नंबर बी के हिसाब से मैंने पढ़ा था, है ना। अजम्पशन नंबर बी के हिसाब से पढ़ा था कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन 0.0035। उसके बाद मैंने लास्ट अजम्पशन पढ़ा था कि जो स्टील पे स्ट्रेन है, EST, जो स्टील पे स्ट्रेन है, वो स्टील पे स्ट्रेन EST छोटी नहीं हो सकती। वो छोटी नहीं हो सकती किससे, वो छोटी नहीं हो सकती, तो वो किससे छोटी नहीं हो सकती थी, FY/1.15 ES प्लस 0.002 से छोटी नहीं हो सकती। ये आपको कहाँ से मिला था, ये आपको मिला था साहब अजम्पशन नंबर। ये कहाँ से मिल गया आपको, ये अजम्पशन नंबर आपको मिल गया था F से, ठीक है। इसी को कई किताब कैसा लिखती है, इसी को जब 1/1.15 करोगे तो यह जाएगा 0.87 FY/ES प्लस 0.002, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, अभी स्ट्रेन की ही बात कर रहा हूँ। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूँ फिलहाल। क्या बना रहा हूँ, स्ट्रेन डायग्राम। ये मेरा क्या है, सेक्शन। समझते चलना चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, और आगे चलने पे इसके बाद मैं आगे चलता हूँ और मुझे नहीं मालूम कि स्ट्रेन कितनी है, पर यहाँ जो फोर्स लगेगा, एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और दूसरा टेंसाइल फोर्स लगेगा, ऐसे बाहर। स्ट्रेन के हिसाब से नहीं बात कर रहा, ये मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने बोला, ये कब आएगा, स्ट्रेस पे आएगा, मतलब यहाँ बनाने का इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ स्ट्रेन। मैंने और IAS कोड का पेज नंबर 70 खोला। ये अजम्पशन बी कहाँ मिल गया मेरे को देखना है, तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ सुबह कि पेज नंबर 69 पे, मतलब सुबह इन द सेंस लास्ट क्लास में, पेज नंबर 69 पे अजम्पशन पे ये मुझे मिल गया था। पेज नंबर 69 पे मुझे अजम्पशन पे मिल गया था कि मैक्सिमम ये रहेगा। वैसे ही सिमिलरली ये अजम्पशन मुझे मिल गया था पेज नंबर 69, किस पे, मेरे घर से नहीं, IAS कोड 456/2000। ये खाली इसलिए यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से लिखा।
उसके बाद पेज नंबर 70 पे जब आप जाएंगे, पेज नंबर 70 पे आप जाएंगे और लिमिट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन पे जब बजाएंगे तो कंप्रेशन पे वो बोलता है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्शियल कंप्रेशन इज टेकन 0.002। कितना होता है वो? 0.002 होता है। तो एक्शियल कंप्रेशन कहाँ होगा? जहाँ एक्शियल फोर्स आएगा। तो एक्शियल कंप्रेशन जहाँ होगा जहाँ मेरा फोर्स आएगा, इसका मतलब इसको मेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब मैंने इस सेक्शन को और आगे बढ़ाया, ध्यान से देखना, जब मैंने इस सेक्शन को आगे बढ़ाया और इस पर स्ट्रेस डायग्राम बनाना है मुझे इस पर कौन सा डायग्राम बनाना है? स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। तो मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या बनाया? स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम में मैं देखता हूँ अजम्पशन जब मैंने पढ़ा तो अजम्पशन नंबर सी के हिसाब से बोलता द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट में बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपोजॉइडल, पैराबोला और एनी अदर शेप, कुछ भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकल बेस पे रहेगा तो हमें ज़्यादा परेशान उसके लिए नहीं होना है। हम आईएएस कोड पे जब जाते हो तो प्रैक्टिकल बेस पे बना, हम आईएएस कोड के पेज नंबर 69 पे जैसे ही जाते हैं तो फिगर नंबर 22 पे आपका स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। तो उस स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर पे आपका क्या हुआ? स्टार्ट में डायग्राम, जब तक कंप्रेशन लोड लगा, कंप्रेशन लोड के कारण स्ट्रेस आपकी ये रही कितनी, जिसको आप बोल सकते हो डिज़ाइन स्ट्रेस। और डिज़ाइन स्ट्रेस कितनी हो गई थी? वो आपने लिखी थी, डिज़ाइन स्ट्रेस लिखी थी FDC मान लीजिए, और FDC आपने लिख दी थी FCK अपॉन गामा M, और ये भी कितना परसेंट? 0.67%। यही आपका अजम्पशन नंबर 3 था। ध्यान से अगर मैं पढ़ के देखता हूँ तो अजम्पशन नंबर 3 लिखा था द रेक्टेंगुलर बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट एंड द स्ट्रेन कंक्रीट में बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक ट्रेपेजॉइडल, ऑब्लिक पैराबोला और एनी शेप विच रिजल्ट टू द प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। किसके कारण? टेस्ट रिजल्ट के कारण। सीधी सीधी कहानी है। और नीचे एक उसने डायग्राम बना दिया था। तो कितनी वैल्यू तक ये आपका इस तरीके से रेक्टेंगल रहेगा और फिर पैराबोलिक हो जाएगा, ये टेस्ट डायग्राम से आपको पता चलेगा। तो कितनी वैल्यू तक रहेगा ये आपको निकालना है। आपने तो बोल दिया, ये आपको निकालना है। आपने तो बोल दिया कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जहाँ आ रही वहीं कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी, और वो कंप्रेसिव फोर्स आएगा C और टेंसाइल फोर्स आएगा T। कंप्रेसिव फोर्स आएगा C और टेंसाइल फोर्स आएगा T। अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ लिमिट स्टेट से तो मैंने बोला अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स आएगा और अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स आएगा, अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स आएगा और अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स आएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो रेक्टेंगल में अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ। ये स्ट्रेस डायग्राम में कहाँ से बना रहा हूँ? ये स्ट्रेस डायग्राम में आईएएस कोड के पेज नंबर 69 पे जब जाऊँगा तो वहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 69 पे गया तो यहाँ ये डायग्राम में आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा और ये आपका रहेगा स्ट्रेस ब्लॉक। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा स्ट्रेस डायग्राम या स्ट्रेस ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेस डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितनी आ गई? तो यहाँ ऊपर स्ट्रेस आ गई डिज़ाइन स्ट्रेस के बराबर, और ये डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.6 इंटू FCK अपॉन गामा M। ये मेरे घर से नहीं लिख रहा हूँ, ये कहाँ से लिख रहा हूँ? ये कहाँ से लिख रहा हूँ? अगर मेरे को लिखना है तो ये मैं लिख रहा हूँ अजम्पशन नंबर C से। कहाँ से लिख रहा हूँ? अजम्पशन नंबर C। पेज नंबर कितना बेटा? पेज नंबर 69। कौन से कोड से? IAS कोड 456/2000 से, है ना? यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो अपन ने? तो हमने पढ़ा था जब डिज़ाइन, यहाँ आप जैसे पढ़ेंगे कौन सा वाला पार्ट? C अजम्पशन द डिज़ाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी अज्यूम्ड 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विद द पार्शियल सेफ्टी 1.5। तो इसको और आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 0.6 इंटू FCK अपॉन 1.5, क्योंकि गामा M की वैल्यू 1.5 है। और इसको सिंप्लीफाई जब आप कर देंगे तो फाइनली 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.446 FCK जो आपने सुबह लिखी थी। तो ये मुझे पता चल गया कि 0.44 F6 है।
अब मैंने बात करी, ये मैंने बनाया था कौन सा डायग्राम, ये मैंने बनाया स्ट्रेस डायग्राम, ये मैंने बनाया स्ट्रेन डायग्राम। इसका कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो मैं अपने मन से लिख रहा हूं, सबकी सब डाटा किससे है बेटा मेरा, अजम्पशन से। तो अजम्पशन मैंने देख लिए, अजम्पशन के हिसाब से लिख दिया। अब अजम्पशन के हिसाब से पेज नंबर 70 में जब मैं जाता हूँ, अजम्पशन के हिसाब से पेज नंबर 70 में जाता हूँ, और पेज नंबर 70 में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन पे जब मैं जाऊँगा तो वहाँ सेकंड अजम्पशन मेरा क्या बोलता है, वहाँ फर्स्ट अजम्पशन और सेकंड अजम्पशन दो अजम्पशन है। तो अजम्पशन मेरा बोलता है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन अ कॉन्क्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। तो एक्सियल कंप्रेशन ये आ रहा है, इसके कारण एक्सियल कंप्रेशन आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी बोल रहा है, 0.002 तक होगी। कितनी होगी, 0.002 तक होगी। ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू 0.002 तक होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, 0.0035 होगी। तो इसका नाम मैंने नाम दिया O, इसका नाम मैंने दिया A, इसका नाम मैंने दिया B, इसका नाम मैंने दिया C, इसका नाम मैंने दिया D, इसका नाम मैंने दिया E, इसका नाम मैंने दिया F। सिमिलरली ABCDEFG हो गया। इसका नाम स्ट्रेस में मैंने MNOP, वो यहाँ भी लिख दिया अगर आपने, तो MNOPQ ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम कहीं से नहीं बना रहा, ये पूरा की पूरा डायग्राम किससे बन रहा है, पूरा की पूरा डायग्राम IS कोड से बन रहा है ना। ये डायग्राम मैंने बना लिया, मेरा सेक्शन था जिसकी विड्थ, डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ और सब कुछ यहाँ मेरे पास मालूम था मुझे। यहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैंने केवल सेक्शन के एक तरफ सरिया लगाई है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलहाल मैं बोलता हूँ सिंगली रेनफोर्स बीम है ना, एक ही जगह लगा रहा है, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि रेनफोर्समेंट में केवल टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिंगली रेनफोर्स बीम लिख दिया फिलहाल। इसको यहाँ तक बनाइए पहले। अगर मैं इसके स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, अगर मैं इसके स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियस पॉइंट क्या क्या होगा वो बात कर लेता हूं। तो वेरियस पॉइंट ऑफ स्ट्रेन डायग्राम, तो क्या क्या वेरियस पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट है एज पर अजम्पशन नंबर बी। क्या है पहला पॉइंट, एज पर अजम्पशन नंबर बी। चलो पहला तो मैं बोलता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, तो स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस कितनी हो जाएगी, 0। तो मैंने बोला स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस कितनी, 0, क्योंकि मेरा न्यूट्रल एक्सिस में उसी को बोलता है ना जहाँ पे स्ट्रेन या स्ट्रेस की वैल्यू 0, जहाँ स्ट्रेस नहीं वहाँ कुछ नहीं। दूसरा, एज पर अजम्पशन नंबर सेकेंड या अजम्पशन नंबर बी, ठीक है, एज पर अजम्पशन नंबर बी ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, फॉर कोलैप्स, द मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन, द मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर इज, क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम स्ट्रेन बोल रहा हूं, इज कितनी, ESC मैक्सिमम 0.035 हो सकती है। मैं अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ, ये सब डाटा में IS कोड की हेल्प से ही लिख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट इसका, ठीक है, एज पर अजम्पशन नंबर A,
ऑफ किसका अजम्पशन नंबर है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एट कंप्रेशन, एट कंप्रेशन। ठीक है, पेज नंबर कितने पे चला जाऊंगा, पेज नंबर 70 पे। पहला अजम्पशन क्या बोलता है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, द मैक्सिमम कंप्रेसिव, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन concrete, in concrete, in axial compression, in, ये होगा आपका axial compression, in axial compression, in axial compression is taken as 0.002, is taken as 0.002। इसका मतलब क्या हो गया कि कंक्रीट में स्ट्रेन पे टॉप फाइबर पे आउटर फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, और आपके जो अजम्पशन नंबर ए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर, अगर इसको चाहो तो फ्लेक्सर भी लिख सकते हो, फॉर फ्लेक्सर। ठीक है, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग के लिए बात करो, फॉर फ्लेक्सर एज पर द अजम्पशन नंबर ए ऑफ लिमिट स्टेट कोलैप्स एट कंप्रेशन, द मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम 0.02 और आपका मैक्सिमम स्ट्रेन फॉर फ्लेक्सर के लिए 0.0035 आउटर फाइबर में। एक और स्ट्रेन कंपोनेंट है, वो है आपका ये लास्ट वाला, है ना, जो हमारे कौन से अजम्पशन से रहेगा, यहाँ तक लिखिए, फिर लिख देता हूँ उसको भी। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आप बात करते हैं, ये तो कंप्रेशन जोन के लिए बात हो गई थी, अब हम बात करते हैं टेंशन जोन के लिए। ठीक है, तो मेरा 1 2 3 चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो चौथे पॉइंट के हिसाब से मेरा 4th पॉइंट हो जाएगा स्टेसी कर्व में, क्या हो जाएगा, एज पर अजम्पशन नंबर, एज पर अजम्पशन नंबर एफ ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सरल maximum strain in steel should not be less than steel shall not less than कितने से, shall not less than 0. या तो वैसे लिख लो, Fy upon 1.15 ES, Fy upon 1.15 ES plus 0.002। इट मीन्स क्या हो गया, आपका EST बड़ा या बराबर रहेगा ऑलवेज किसके, Fy upon 1.15 ES plus 0.002। ठीक है, और इसी को कई किताब लिखती है EST इक्वल टू 1/1.5, तो 0.87 Fy upon ES प्लस 0.002। तो ये स्ट्रेन के बारे में बात करी मैंने, क्या क्या हो सकती है, यहाँ तक लिखिए। तो जैसे अभी हमने बात करी स्ट्रेन की, जैसे हमने अभी बात करी स्ट्रेन की, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम की, है ना। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पार्ट हो जाएगा वो देखते हैं। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखते हैं, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं बात करूँगा
ओ पॉइंट पे एट न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो मैंने बोला स्ट्रेस एस न्यूट्रल एक्सिस, ए पॉइंट मेरा हो गया स्ट्रेसेस या स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस एट पॉइंट ओ की बात कर रहा हूँ, कितना हो गया 0, ठीक है। दूसरा स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। तो एक्सट्रीम फाइबर क्या हो गया, एक्सट्रीम फाइबर की बात करी तो मैंने बोला mn की बात कर रहा हूँ, और mn पे उसने बोला था कि जो आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितना होगा। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ की आपने IS कोड ने बात करी थी कि आपकी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी आपकी, वो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। तो उसने बताया था कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसकी 0.67 टाइम्स विथ इफेक्ट टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल गामा MC या गामा M भी लिखोगे तो चलेगा। इसका मतलब टॉप फाइबर पे आपकी FDC डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 0.67 इंटू FCK, और गामा MC की वैल्यू 1.5 अजम्पशन पे ही लिखी। तो इसको और सॉल्व करके बोलूँगा तो टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेस आएगी क्या वो 0.446 FCK आ रही है, क्या वो 0.446 FCK आ रही है, आ रही है। सिमिलरली मैंने बोला स्ट्रेस, ठीक है, एट स्ट्रेस एट 0.002, 0.002 के पैरेलल स्ट्रेस कितनी होगी, 0.002 के पैरेलल स्ट्रेस कितनी होगी। तो आपने बोला स्ट्रेस एट 0.002 स्ट्रेन, इसका मतलब एट PQ। तो PQ में देखें जितनी वैल्यू ये है उतनी सेम यहाँ तक आ रही है, तो अगेन ये भी वही होगी 0.67 FCK अपॉन गामा M लिखो या गामा MC लिखो, जैसा लिखना लिख सकते हो। तो ये भी हो गई आपकी 0.67 अपॉन 1.5 इंटू FCK, इसका मतलब ये भी हो गया 0.446 FCK। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ तक के लिए। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, अब मैं बात करता हूँ टेंशन के लिए। तो D पॉइंट में लिखा मैंने बिलो न्यूट्रल एक्सिस, कहाँ के लिए बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे के लिए। तो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस द concrete is assumed, the concrete is assumed, the concrete is assumed to be cracked, to be cracked, to be cracked, and maximum stress and maximum stress in steel। तो मैक्सिमम स्ट्रेस ये तो जो अपन ने बात करी एक्सट्रीम फाइबर में, ये तो अगर आप बात करें तो अजम्पशन सी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ये वाली जब आप बात कर रहे हो तो ये आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी किसके कारण, ये आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी पॉइंट E के कारण। तो आप बात कर रहे हो अजम्पशन E की, अजम्पशन E की, अजम्पशन E कौन से नंबर पे, पेज नंबर 69 पे। और उस अजम्पशन के हिसाब से जो आपकी स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील गामा MS हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर FY अपॉन 1.15, इसका मतलब 0.87 FY यहाँ पे आपकी स्ट्रेस होगी इस पॉइंट पे। यहाँ पे स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 0.87 FY, कितनी स्ट्रेस हो जाएगी 0.87 FY। इसको भी लोड के टाइम पे लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक बना लीजिए पहले। तो यहाँ तक आपने स्ट्रेन दोनों के पैरामीटर निकाल लिए। अब मेन आता है कि स्ट्रेन डायग्राम्स की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेस डायग्राम की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या वैल्यू मेरे काम की हैं वो आ जाएंगी। अभी तो मुझे स्ट्रेन मिल गई, स्ट्रेस मिल गई। यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो होगी FS, स्टील के लिए अगर लिखता तो वो हो जाएगी 0.87 FY, है ना। तो ये मेरा हो गया। अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेन डायग्राम की। कौन सी डायग्राम की? स्ट्रेन डायग्राम की। ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है स्ट्रेन डायग्राम की। तो स्ट्रेन डायग्राम जब मैंने बनाया तो कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रेन डायग्राम है। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इस स्ट्रेन की वैल्यू 0.02, इस स्ट्रेन की वैल्यू 0.035। इसका नाम भी सुंदर सा O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और ये D। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मुझे मालूम है XU है, पर ये डिस्टेंस O से C तक की कितनी है, ये डिस्टेंस O से C तक की कितनी है वो मुझे नहीं पता। ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता और ये डिस्टेंस भी मुझे नहीं पता। ये दोनों डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को मालूम है कि बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी 10th क्लास में पढ़ा होगा, या थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अभी तो बात करें बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और थेल्स भी आपने पढ़ी होगी। तो उसके हिसाब से अगर मैं इस ट्रायंगल की, ध्यान से सुनना, अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल की इस, तो मैं बोला इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की OC साइड की बात करूं तो बड़े वाले ट्रायंगल की ये OA साइड के प्रोपोर्शनेट रहेगी, और वैसे ही अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बेस की बात करूं तो वो CD, तो बड़े वाले ट्रायंगल का वो AB ही हो जाएगा। अगर मुझे OC निकालना है तो OC की वैल्यू हो गई बेटा A, OA की वैल्यू कितनी हो गई, तो OA की वैल्यू हो गई सर XU, CD की वैल्यू कितनी हो गई सर 0.002, और AB की वैल्यू कितनी हो गई सर 0.0035। तो क्या सर मैं A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XU निकाल सकता हूँ? यस, 0.002 अपॉन 0.0035 इंटू XU। सॉल्व करके बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही 0.571 XU। इसी को प्रोपोर्शनेट में आप करोगे तो कई बुक इसी प्रोपोर्शनेट को आपका लिख देती है 3 डिवाइडेड बाय, इसी को प्रोपोर्शनेट में अगर आप देखोगे तो कई बुक इसको लिख देती हैं 4/7 XU। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इस डायग्राम पे ये जो कंप्रेशन 0.02 है वो 4/7 XU पे लगा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो A थी, और A की वैल्यू मुझे पता चल गई। सिमिलरली अगर मैं डायमेंशन निकालना चाह रहा हूँ AC, तो क्या मैं AC को कैसा लिख सकता हूँ? B के बराबर लिख सकता हूँ, और SC को क्या मैं ऐसा लिख दूँ कि OA माइनस OC। तो जो मेरा AC आ जाएगा, OA की वैल्यू कितनी है, तो OA की वैल्यू मेरी है XU, OC की वैल्यू कितनी है मेरी, तो OC की वैल्यू है मेरे पास A, और A की वैल्यू आई 0.571 XU। इसको माइनस करेंगे
तो 1 माइनस 0.571, तो ये आ गया 0.429 XU। ठीक है, और इसको नहीं करना तो इसको 0.57 कर लो, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली 0.43 आ जाएगी। चलो रहने दो। ठीक है, इसी को अगर मैं और प्रोपोर्शनेट में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी आपकी 3/7 XU। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स की, मैं बोलूँ टोटल डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, डेप्थ ऑफ कंप्रेसिव फोर्स वो कितना है, तो वो मेरा क्या AC हो गया, वो क्या मेरा AC हो गया, क्या वो मेरा AC हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो डायमेंशन हो गया, यस हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ AC को क्या, डेप्थ ऑफ, किसकी डेप्थ है ये, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स कितनी आ गई, वो 0.429 XU आ गई। कितनी आ गई, 0.429 XU। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम टॉप एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन, फ्रॉम टॉप एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन। इसका मतलब इतनी मेहनत से मुझे पता चल गया कि जो ये स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेन है 0 से लेके 0.02 कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगी, 4/7 XU पे हो जाएगी। और टॉप से ये स्ट्रेन को अगर मैं देखना चाहूँ तो ये 3/7 XU हो जाएगी, है ना। या ऐसे बोलूँ तो ये डिस्टेंस मेरी कंप्रेसिव फोर्स की 0.429 XU के बराबर हो जाएगी, और ये नीचे से 0.571 XU हो जाएगी अगर वैसे लिखना चाह रहा हूँ। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स या सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स CU कितना रहेगा, तो ये CU 0.429 ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ रहेगी। तो इसको लिख लीजिए, ये कभी कभी प्रूफ करने को आ जाता है। कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, छोटे से काम से मेरा काम चला लिया। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कंक्रीट का जो 0.002 जो कंप्रेशन है, एक्सियल कंप्रेशन, वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ 4/7 XU डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब 0.571 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रहेगा, या टॉप फाइबर से 3/7 XU मतलब 0.429 XU रहेगा। प्लस अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स की बात करूं तो टोटल टॉप एक्सट्रीम फाइबर से वो 0.429 XU रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो स्ट्रेन की हेल्प से मैंने एक ये वैल्यू निकाल ली कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स CU लग रहा है वो यहाँ है। अब सर हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्या करें, कुछ मत करना बेटा। अगर नहीं भी याद है तो IAS कोड का पेज नंबर 69 खोलना, और जो अजम्पशन नंबर C पढ़ा था उसमें छोटे छोटे में नोट करके कुछ लिख दिया है। और छोटे छोटे में नोट करके जो लिखा है, एक तो लिखा फॉर द स्ट्रेन कर्व द डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर आर फॉलो, सी डायग्राम नीचे बोल दिया उसने। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक अभी हम निकालेंगे, और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स 0.42 XU है, ये निकालेंगे। ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने एक निकाल दिया कि वही 0.429 XU आ रहा है, वो 0.42 XU लिख रहा है, क्योंकि वो उसको कम करके सॉल्व कर रहा होगा, इसलिए वो कम करके सॉल्व कर रहा होगा, इसलिए ऐसी वैल्यू आ रही है। नहीं तो हम तो सीधे सीधे 0.002 डिवाइडेड 0.0035 कर रहे, तो 0.517 आ रहा, और -1 करोगे तो 0.428, मतलब बात वही है, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम से अब मुझे पता चल गया कि जो एक्सियल स्ट्रेन है वो इस 0 फाइबर से 0.571 XU है, या एक्सट्रीम फाइबर से कितना 0.429 XU है, और वही सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स वो कितना हो गया, वो 0.429 XU फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर से है, ठीक। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो मुझे अच्छी चीज़ें मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे मैं बात करता हूँ स्ट्रेस ब्लॉक की। तो मैं बात करता हूँ स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर की। अभी स्ट्रेन की बात करी थी, अब मैं स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर की बात करता हूँ। तो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर आपको डायग्राम में दिया भी हुआ है, पेज नंबर 69 पे डायग्राम नंबर 22। और मैं सीधे बात करता हूँ अगर, तो मैं ध्यान से देखता हूँ, यहाँ समझिए फिर से। मैंने बोला एक मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन था जिसकी विड्थ थी b, ओवरऑल डेप्थ थी d, इस पे रेनफोर्समेंट मेरी लगी थी ऐसे, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की इंटरनल डेप्थ थी स्मॉल d। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जाएगा, जिसकी लेंथ में फ़िलहाल 1 मीटर मान के चल रहा हूँ, वो जाएगा कितना भी, तो ये 1 मीटर हो गया। इस सेक्शन के लिए मैंने बोला था कि एक इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, कहाँ होगा, कितनी दूरी पे होगा नहीं पता, है ना। तो वो मैंने बोला इसके टॉप फाइबर से वो न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू डिस्टेंस पे था। उसके बाद मैंने स्ट्रेस डायग्राम जब इसका बना लिया तो मुझे पता चल गया है कि ये स्ट्रेस डायग्राम कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे लीनियर रहेगा। कितनी डिस्टेंस पे लीनियर रहेगा, तो 0.429 एक्सयू पे लीनियर रहेगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये उसके बाद ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेस डायग्राम का पार्ट हुआ, ठीक है। तो किसके, कंक्रीट के लिए बात हुआ। ये वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक एक्सयू है, तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 0.429 है तो ये बची 0.571 एक्सयू। दूसरी चीज़ मुझे पता चली कि यहाँ पे मेरी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, तो वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ मेरी FCD या DC, क्या लिखा था, FDC, F फॉर डिज़ाइन स्ट्रेंथ, C फॉर कंक्रीट, वो हो गई साहब मेरी 0.446 FC के। तो इतनी चीज़ मुझे पता है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे साथ में ये भी पता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा CU, वो एक्सट्रीम फाइबर से 0.429 की डिस्टेंस पे लगेगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना चाहूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना चाहूँ फॉर किसके लिए, कंक्रीट के लिए, तो मैं बोलूँ एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर कंक्रीट, तो ये कितने एरिया में डिवाइड, अगर देखूं तो एक एरिया हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा एरिया हो गया एरिया ऑफ पैराबोला। तो ये टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक A1 प्लस A2 हो गया, है ना। तो जो ये एरिया हुआ गया A1 हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम देखूं तो MNPQ प्लस एरिया ऑफ पैराबोला, और पैराबोला का OPQ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका MN इंटू MP प्लस एरिया ऑफ पैराबोला कितना होता है, एरिया ऑफ पैराबोला आपका कितना होता है, वो अगर मैं देखना चाहूँ तो एरिया ऑफ पैराबोला कितना होता है बेटा, तो एरिया ऑफ पैराबोला होता है 2/3 B इंटू D, है ना। तो 2/3 बेस हो गया इसका PQ और हाइट इसकी हो गई OP। तो ये आपका एरिया ऑफ पैराबोला और एरिया ऑफ ये हो गया। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक MN की वैल्यू कितनी, तो MN की वैल्यू डिज़ाइन स्ट्रेंथ FDC इंटू MP की वैल्यू कितनी, तो वो 0.429 XU प्लस 2/3 P की वैल्यू कितनी, PQ की वैल्यू डिज़ाइन स्ट्रेस के बराबर, मतलब FDC इंटू OP कितना,
तो OP हो गया सर A के बराबर, मतलब 0.571 XU सर। तो FDC की वैल्यू देख लेते हैं। तो AC इक्वल टू XU और XU बाहर, FDC बाहर, अंदर कितना बच रहा 0.429 प्लस 2/3 इंटू 0.571। सॉल्व करो। ठीक, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर से। तो मेरा 2 इंटू 0.571 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.429, तो 0.8097 कर लो, इंटू XU इंटू FDC। वैल्यू और रख देता हूँ मैं। तो मेरा जो AC का वैल्यू आ जाएगा, जो मेरा AC का फाइनल वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, यहाँ तक लिख लीजिए या यहाँ लिख रहा हूँ मैं। वो AC का वैल्यू मेरा आ जाएगा FDC किसके बराबर, तो FDC की वैल्यू आई मेरी कितनी, FDC की वैल्यू 0.446 FCK इंटू 0.8097 XU। तो AC जो मेरा फाइनल आएगा वो FCK इंटू XU, वैसे ही का वैसे ही कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। तो यह आ जाएगा मेरा 0.80966 इंटू 0.446। तो ये मेरा आ जाएगा 0.446 इंटू 0.8097, तो मेरा 0.361, मेरा 0.361 IS कोड में भी देखेंगे तो यही डाटा आपको लिखा मिलेगा, 0.361 FCK XU, और इसी को उसने लिख दिया 0.36 FCK इंटू XU। तो एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इतना आएगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। किया क्या है, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया और एरिया ऑफ पैराबोला 2/3 B इंटू डी, तो वो लगा दिया। नॉर्मल FDC को कॉमन निकाल लिया, XC को कॉमन निकाल लिया, 0.429 प्लस इसको सॉल्व किया तो 0.8097, और ये 0.44 FCK आपके पास पहले ही है, इंटू करेंगे तो 0.361 FCK इंटू XU, तो ये आपका हो गया 0.36 FCK XU। अभी अब सर ये भी याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, IS कोड का पेज नंबर 69 खोलना, अजम्पशन नंबर C देखना, ये वैल्यू आपको वहाँ वैसी की वैसी लिखी दिख जाएगी। तो यहाँ तक इसको उतार लीजिए। तो इतने डिस्कशन के बाद मुझे समझ में क्या क्या मिला, मेरी समझ से मुझे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ मिल गए हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिला है ना, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और वो मैं एक बार फिर से उसी तरीके से बात कर लेता हूँ कि उसमें IS कोड के प्रोविज़न एजम्पशन नंबर C पे मुझे पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल दैट इज़ कंक्रीट। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया था, 0.67 इंटू FCK अपॉन 1.5, तो एक मेरे को रिजल्ट 0.446 FCK मिल चुका है। ठीक है, स्ट्रेस के केस में। दूसरा मुझे मिल गया डिज़ाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो वो भी अजम्पशन के हिसाब से, ये कौन से अजम्पशन के हिसाब से मैं लिख लेता हूँ, तो ये अजम्पशन नंबर मेरे को जो था C, पेज नंबर कौन सा 69, और मैं अपने घर से नहीं बोल रहा, IS 456 से बोल रहा हूँ।
ठीक है। वैसे ही डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए कौन से अजम्पशन से, तो ये अजम्पशन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ई, अजम्पशन नंबर ई, पेज नंबर अगेन 69, IAS अगेन 456/2000। तो यहाँ से उसने बोला था कि जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है FY, उसमें डिवाइडेड हो जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल दैट इज स्टील गामा MS। तो FY और इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वहीं लिखा हुआ 1.15। इसका मतलब डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी स्टील के लिए, 0.87 FY। एक तो ये दो रिलेशन मुझे यहाँ मिल गए। तीसरा रिलेशन मुझे मिल गया मुझे कि सेंटर ऑफ, तीसरा मुझे मिल गया, क्या मिल गया, अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम देख रहा हूँ तो स्ट्रेस डायग्राम में मुझे ये रिलेशन मिल गया कि ये 0.0035 स्ट्रेन है, ये 0.002 स्ट्रेन है, तो ये टॉप फाइबर से 0.429 XU डिस्टेंस पे है, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 3/7 XU डिस्टेंस पे, ठीक है। और बॉटम से ये वाली मैं बोल सकता हूँ 0.571 XU डिस्टेंस पे है, या 0.571 को क्या लिख सकता हूँ 4/7। उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ, बस वो देख लेना, ठीक है। चेक कर लेना मोबाइल से या कैलकुलेटर से, जिससे भी। मैं तो ऐसे लिख देता हूँ हवा में, उल्टा भी लिख देता हूँ कई बार। तो मैंने क्या बोला, 4/7, हाँ ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया और मैंने इसकी हेल्प से मैंने क्या ड्राइव कर लिया, इसकी हेल्प से मैंने चौथा ड्राइव कर लिया कि अगर ये तो मेरा कौन सा डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम, और स्ट्रेन डायग्राम में मैंने पढ़ लिया कि जो इसकी स्ट्रेन है EST, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑलवेज कितनी 0.002 प्लस FY/1.15 ESK, और इसी को लिख सकता हूँ 0.002 प्लस 1.15 से डिवाइड किया तो 0.87 FY/ES, ठीक है। और क्या पढ़ा मैंने, इतना इसमें स्ट्रेस डायग्राम में पढ़ा, स्ट्रेन में। अब मैं स्ट्रेस डायग्राम की बात करता हूँ, तो स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट ब्लॉक में मैंने पढ़ा कि अगर मेरा इस तरीके से कंक्रीट है तो इसके टॉप फाइबर से ये यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हुआ है CU, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है उस टोटल कंप्रेसिव फोर्स की टॉप फाइबर के एक्सट्रीम से जो डिस्टेंस है वो 0.429 XU है। ये मैंने ड्राइव की, ठीक है। दूसरा मैंने ड्राइव किया इसका एरिया ऑफ, दूसरा मैंने ड्राइव क्या किया, मैंने दूसरा ड्राइव किया इसका, बहुत काम की चीज़ ड्राइव कर रहा हूँ, समझ में आएगी थोड़ी देर में। मैंने ड्राइव किया कि एरिया ऑफ, मैंने ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, मैंने ड्राइव किया एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। और वो क्या ड्राइव किया था, वो ड्राइव किया मैंने 0.36 FCK इंटू XU। अगर मैं भूल भी जाऊँ, अगर मैं ये डाटा भूल भी जाऊँ, और अगर मैं ये 0.429 XU भी भूल जाऊँ, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, यहाँ मैं लिखना चाहूँ डिस्टेंस या डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू 0.429 XU। अगर मैं बोल जाऊँ फ्रॉम टॉप ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, तो अगर ये मैं भूल भी जाऊँ तो ये दोनों डाटा मैं भूलने के बाद भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मेरे को अगर ध्यान से देखूँ तो नोट देखना, कौन सा नोट देखना, नोट देखना अजम्पशन का C, अजम्पशन C के नोट्स देखो ज़रा। तो अजम्पशन C के नोट में लिखा होगा कि एरिया, अगर ये भूल भी जाऊँ तो कहाँ मिल जाएगा, अजम्पशन C के नोट पे, कौन सा, पेज नंबर 69 पे, किसके, IS कोड कौन से के, 456/2000 के, ठीक है। तो ये दोनों डाटा मैं भूल नहीं सकता, अगर भूल भी गया तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। इतना डाटा निकालने के बाद मैं छोटी सी बात करता हूँ। मैंने बोला कि अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया।
क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर मुझे फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस इनटू एरिया अगर मैं कर देता हूँ तो क्या मेरा फोर्स निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा सर। तो मैं क्या बोलूँ, अगर टोटल कंप्रेसिव फोर्स की बात कर लूँ तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स CU को मैंने बोला, टोटल कंप्रेसिव फोर्स CU किसके बराबर हो जाएगा? तो मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इनटू, ये तो स्ट्रेस हो गई एक प्रकार से, एरिया ऑफ सेक्शन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अगर मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसका ये डायमेंशन, ये विड्थ B है, इसकी इफ़ेक्टिव डेप्थ D है, और सेक्शन को मैं हमेशा 1 मीटर के लिए ही डिज़ाइन करता हूँ, तो ये 1 मीटर, तो इस सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा जहाँ पे लोड मेरा ट्रेवल करेगा तो वो करेगा विड्थ इनटू लेंथ। तो यहाँ पे मेरा CU कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना बेटा, 0.36 FCK इंटू XU, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, B हो जाएगी इसकी विड्थ, और 1 मीटर लेंथ के लिए डिज़ाइन होता है। कितने के लिए डिज़ाइन होता है? 1 मीटर। नंबर ऑफ लेंथ हो सकती है लेकिन कंसीडर करते हैं 1 मीटर। इसका मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स CU is nothing but 0.36 FCK B into XU। टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B into XU, इक्वेशन नंबर A। मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैंने बोला ये जो सरिया लगाई, ये जो रेनफोर्समेंट लगाई, इसका एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट क्या हो जाए, AST अगर मैंने मान लिया तो मैं बोलता हूँ टोटल टेंसाइल फोर्स। तो टोटल टेंसाइल फोर्स मतलब टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ इनटू एरिया। तो टेंसाइल डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी इसकी, 0.87 FY आ रही थी। कितनी आ रही थी इसकी स्ट्रेस, 0.87 FY आ रही थी, इनटू एरिया कितना बेटा, AST। तो टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY इनटू AST, इक्वेशन नंबर B। ये दो इक्वेशन आगे जाके मेरे फॉर्मूलों में कन्वर्ट होती हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बात कर ली, यहाँ तक की चीज़ें मुझे समझ में आ गई, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वैल्यू आई, मैंने हर एक छोटी छोटी वैल्यू निकाल दी है ना। बस यहाँ पे याद रखना है, यहाँ हम बोलते हैं कंसीडर यूनिट लेंथ या 1 मीटर लेंथ ऑफ सेक्शन। तो यही सब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले रटने होते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें समझना था। हमने समझ लिया ईच एंड एवरी फॉर्मूला कहाँ से आ रहा वो हमने समझ लिया। तो इतनी मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे से बोलें टोटल कंप्रेसिव फोर्स, तो वो मेरे को मालूम है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK इंटू XU, विड्थ हो गई B इंटू 1 मीटर लेंथ के लिए, तो एरिया हो गया B इंटू 1, तो 0.36 FCK इंटू XU तो था ही। हम बाहुबली हैं, हम क्या हैं, बाहुबली मतलब स्मॉल b और ठोक देना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगी। वैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस के लिए बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस तो हो गई 0.87 FY, और एरिया ऑफ स्टील हम जिसके लिए पूरी मेहनत ही कर रहे हैं उसको शो कर रहे हैं AST से, तो स्ट्रेस इंटू एरिया तो 0.87 FY इंटू AST। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स अब सपने में भी पूछें तो 0.36 FCK B इंटू XU, या नहीं भी याद तो 0.36 FCK इंटू XU कहाँ से मिल जाएगा, मेरे को पेज नंबर 69 पे अजम्पशन नंबर C के नोट पे दिख जाएगा 0.36 FCK XU, और हम है बाहुबली तो इंटू B।
खत्म कहानी। और टोटल टेंसाइल फोर्स के लिए 0.87 Fy तो मेरा यहाँ से आ गया था Fy अपॉन गामा एस से 0.87 Fy, और पूरी आरसीसी में पढ़ रहा हूँ केवल और केवल एरिया ऑफ स्टील के लिए, तो AST एरिया ऑफ स्टील हो गया, तो स्ट्रेस इनटू एरिया मतलब 0.87 Fy इनटू AST, ये मेरा हो गया टोटल टेंसाइल फोर्स। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज से जो क्लासेस चालू हुई उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, वो ज़रूरी है। तो थैंक यू आज के लिए।